ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रीवियस लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें। जी फहद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे प्रीवियस लेक्चर से पूछना था, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है सर, इसके अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम इंक्रीज करते हैं और टैक्स रेवेन्यू रिड्यूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर अगर जब हम टैक्स रेवेन्यू रिड्यूस कर देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर देंगे, तो गवर्नमेंट वो स्पेंडिंग लाएगी कहाँ से? अगर बोरिंग बोरिंग। करती है तो वो तो फिर बोरिंग तो सर वो तो फिर नहीं, बीओपी बोरिंग का लाजमी बैलेंस नहीं है कि आउट। एक्सटर्नल हो। लाजमी नहीं होता, इंटरनल बोरिंग करती है। مثلا गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हर साल कंट्री के अंदर से ये जितनी गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स है ना, ये आपने अक्सर देखा होगा, नेशनल सेविंग सेंटर, कौमी मरकज बचत, फिर स्टेट लाइफ यस सर। पाकिस्तान है, ये भी आप कह लें। इस तरह के जितने इदारे हैं ना, फिर एनआईटी है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एनआईबी है, नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये जो, और यस नेशनल बैंक है, ये आप कह लें 8-10 इदारे हैं कंट्री में जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेविंग का पैसा इकट्ठा करते हैं। ये सेविंग स्कीम्स क्या है कि आप सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर लें 5 साल 10 साल का, वो पैसा गवर्नमेंट बोरो कर रही है आपसे, आपको सालाना उस पर इंटरेस्ट अमाउंट दे देती है और वो पैसा इन्वेस्ट करती है। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कलेक्शन से ज्यादा स्पेंड करना है तो उसे कंट्री के बाहर से ही बोरो करना पड़ेगा। कंट्री के अंदर से भी हम बोरो कर सकते हैं। उसका डबल फायदा हो जाता है कि जो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो भी पब्लिक के पॉकेट में ही जाएगी, यानी विद इन कंट्री ही सर्कुलेट होगी वो अमाउंट भी। और दूसरा, गवर्नमेंट को जो है वो एडिशनल स्पेंडिंग करने के लिए फंड्स अवेलेबल हो गए हैं। राइट सर। सर एक और था। जी जी। सर सर एक और था कि जो इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट है सर। हम्म। सर उसमें वो कहता है कि नेदर बी सरप्लस और नॉर बी इन डेफिशिट। सर जी जी। सर सरप्लस से क्या होगा? हाँ, असल में देखें, ये असल में थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। और जो आपका लास्ट चैप्टर होगा ना, इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही चैप्टर है वो, तो उसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि जब कोई इकोनॉमी मुसलसल सरप्लस में रहती है, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं, और जो हम एक्सपोर्ट से पैसा एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं उसको स्पेंड भी नहीं कर रहे, इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, तो वो सेविंग में कन्वर्ट हो जाता है। और सेविंग आपको पता है, फिर सर्कुलर फ्लो में हमने उसे लीकेज शो किया हुआ है। तो वहां थोड़ी सी जरा मजीद डिटेल आएगी इसकी, तो क्लैरिफाई हो जाएगा। सिंपली आप ये समझ लें, अगर हमारी इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी साल सरप्लस में है, किसी साल डेफिसिट में, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। 50 साल भी ऐसा सेटअप चलता रहे कि 1-2 साल सरप्लस में चले गए, 1-2 डेफिसिट में, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली 10-15-20 साल से डेफिसिट में ही है तो वो बोरिंग का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और अगर कॉन्टिन्यूसली हमारी इकोनॉमी 10-15-20 साल से सरप्लस में है और वो सरप्लस अमाउंट ना कंजम्पशन में जा रही है ना इन्वेस्टमेंट में, तो वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स वहां इन डिटेल भी आएंगे। यहां पर जनरली ये है, क्योंकि यहां सिर्फ हम टारगेट शो करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, यानी नाइदर सरप्लस नॉर डेफिसिट, इक्वेट कर जाए। सर चाइना का सरप्लस में या चाइना काफी सरप्लस में सालों है। से? चाइना इसी वजह से, देखें पाकिस्तान का सिर्फ एक प्रोजेक्ट देख लें, पाकिस्तान में वो सी पैक पे $40 बिलियन जो है पिछले 2 सालों में इन्वेस्ट कर चुका है। तो चाइना वो सरप्लस जो पूरी दुनिया से वो जनरेट करता है उसको इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसकी इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी। ये भी पॉइंट वहां डिस्कशन में आएगा। जी, राइट सर। और कोई क्वेश्चन भी किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? जी हसनैन, हुनैन, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर जी क्वेश्चन नहीं था, वो परसों लेक्चर का कहा था, वो आप बचे वो कयूम अपलोड से कह देते, कोई मसला नहीं क्यूम था। भाई को कहा था, मैसेज किया था ग्रुप में भी, वो हुआ नहीं। वो आप इस तरह है ना, डायरेक्टली राब्ता कर लें, अलीम से कर लें, चलें कॉल करके उनको कह दें, कोई मसला नहीं है, वो हो जाएगा। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास देखें, फिस्कल पॉलिसी का आप कह लें एक तरह से हमने जो है वो टॉपिक शुरू किया हुआ है।
और फिस्कल पॉलिसी जो है इसमें मेनली फिर हमारे पास आप कह लें 7-8 क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक पे हैं। उनमें से हम पहले 2 क्वेश्चन रफली आप कह लें कर चुके हैं कि फिस्कल पॉलिसी की 2 मेन टाइप्स क्या हैं। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंशन का ऑप्शन कैसे यूज करती है, और गवर्नमेंट जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए टूल्स तरीके क्या अख्तियार करती है, जिसमें हमने कहा टैक्स कम कर दिए जाएं, या फिर टैक्स कम नहीं कर सकती गवर्नमेंट तो स्पेंडिंग बढ़ा दी जाए, या फिर हमने और सब्सिडीज वगैरह इंक्रीज कर दी जाए। दूसरी तरफ हमने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, फिर उसकी लिमिटेशंस वगैरह भी डिस्कस की। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टैक्सेशन का। इसमें भी आप कह लें 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर साल ही फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन में से क्वेश्चन आता है, रेयरली ही होता है कि कभी मिस हो जाए। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास 5 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्सेशन एंड व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ टैक्सेस। यानी कि टैक्सेशन होती क्या है, जनरली हमने डिफाइन करना है, और टैक्सेस का फंक्शन क्या है, टैक्स से गवर्नमेंट अपने कौन कौन से टारगेट अचीव करने की कोशिश करती है। इसको आप टारगेट्स ऑफ टैक्सेशन भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन भी, लेकिन मेनली जो इसके लिए क्वेश्चन में वर्ड यूज होता है वो है फंक्शंस ऑफ टैक्सेस, के जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी, मसलन प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, फिर जनरल सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, कई तरह के टैक्सेस हैं इकोनॉमी में। तो ये वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, व्हीकल गाड़ी पे टैक्स है। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के टैक्सेस हैं, जनरली ये टैक्सेस क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और गवर्नमेंट इनसे किस किस्म के टारगेट्स जो है वो अचीव करती है। ओके जी, फर्स्ट टैक्सेस की डेफिनेशन। टैक्सेस आर डिफाइंड एज अ मैंडेटरी पेमेंट्स ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू द गवर्नमेंट बजट। टैक्सेस जो हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट बजट में मैंडेटरी पेमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट जो पब्लिक पे लागू कर देती है, आयद कर देती है, उस अमाउंट उसको टैक्स कहा जाता है। एज सम अमाउंट डिटरमिन्ड बाय द लॉ, और उस टैक्स की अमाउंट या रेट, परसेंटेज में होगा तो हम उसको रेट कह देते हैं, फिक्स प्राइस में होगा तो हम उसको अमाउंट कह देते हैं, सेंस एक ही है। तो कितना टैक्स चार्ज होगा ये लॉ अप्रूव करेगा, और लॉ मेकिंग अथॉरिटी आपको पता है पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री होता है। तो पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री जो है वो लॉ मेकिंग करेगा एंड विद इन द स्पेसिफिक डेडलाइंस, और आमतौर पे इसका कोई टाइम पीरियड होता है। जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि एनुअल फाइल रिटर्निंग की जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह और बाकी चीजें जो है। सबमिशन बाज़ औक़ात क्वार्टरली भी हो रही होती है कि क्वार्टरली सेल टैक्स आप पे करते जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन जो है एफबीआर, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है पाकिस्तान का, वो एनुअल कैलकुलेशन करता है। तो आमतौर पे टैक्सेस की डेडलाइंस भी एनुअल होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, रेयरली ही इनको क्वार्टरली या मंथली में डिवाइड किया जाता है। इवन देन कि ये क्वार्टरली और मंथली में डिवाइड हो, फिर भी फाइनल कैलकुलेशन एनुअली की जाती है। ओके तो टैक्सेस असल में वो कंपलसरी पेमेंट है, वो मैंडेटरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट पब्लिक पे लागू करती है, और गवर्नमेंट जो है उसको बाय लॉ अप्लाई करती है। लॉ मेकिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट है, और उसका कोई टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में जिस पे टैक्स लगाया गया है उसने जो है वो पे करना है। Okay, money provided by taxation has been used by states throughout history to carry out many functions. देखें जो टैक्सेशन से पैसा इकट्ठा होता है वो बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है, और ये टैक्सेशन आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज से 1000 साल पहले, 2000, 4000 साल पहले की भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था। उस वक्त की जो किंगडम्स होती थी, बादशाहत का निज़ाम था, वो अपनी राया से, पब्लिक से, कारोबारी लोगों से टैक्स लिया करते थे। मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते थे कि जो कंट्री के बाहर से तिजारत करने आ रहा है उससे टैक्स लिया जाएगा, फलां चीज पे टैक्स है जी, फलां पे नहीं है। तो ये टैक्सेस का निज़ाम कोई आज का नहीं है, ये कई हजार साल से दुनिया में चलता आ रहा है। और जो पैसा टैक्सेस से इकट्ठा होता है उससे गवर्नमेंट्स बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती हैं, बहुत से टारगेट अचीव करती हैं। उनमें मेनली सबसे बड़ा तो यही है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस पूरे करेगी, अपनी नीड पूरे करेगी। लेकिन टैक्सेस का काम सिर्फ यही नहीं है कि पैसा इकट्ठा गवर्नमेंट ने कर लिया और उस पैसे को अपने खर्चात में इस्तेमाल कर लिया। टैक्सेस सिर्फ इस काम के लिए नहीं है, टैक्सेस इकोनॉमी की डायरेक्शन को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। तो ये 5-6 मेन फंक्शंस हैं जो हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, नंबर 1, the functions of taxes are sign of their spirit.
बिकॉज द फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन इलस्ट्रेट द सोशल पर्पस। यानी जो टैक्स की टाइप होती है या टैक्स का स्ट्रक्चर होता है वही एक्सप्लेन कर देता है कि इस टैक्स का मकसद क्या है, इसका टारगेट क्या है। ओके जी, देन मेनली 5 फंक्शंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला फंक्शन तो फिस्कल ही है। फिस्कल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को अपने सालाना इखराजात पूरे करने के लिए, मसलन गवर्नमेंट ने सैकड़ों महकमे हैं, उनको सैलरीज देनी है गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को, डिफेंस पे पैसा खर्च करना है, पुलिस का निज़ाम है, अदालतों का निज़ाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, इंतज़ामिया के इदारे हैं, ये कमिश्नर ऑफिस फलां फलां, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने तमाम इखराजात की नीड जो है ये टैक्स से पूरा करती है। तो सबसे पहला फंक्शन तो टैक्सेस का यही है कि टैक्सेस बेसिकली आवाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे को गवर्नमेंट अपने मुख्तलिफ किस्म की इखराजात की नीड्स पूरी करने पे उस पैसे को जो है वो इस्तेमाल करती है। ओके, दूसरे नंबर पे फिर हमारे पास पॉइंट है कि टैक्सेस के जरिए और क्या किया जा सकता है। अब ये बाकी जो 3-4 पॉइंट हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से मुतल्लिका है कि हम इकोनॉमी की डायरेक्शन को कैसे टैक्स के निज़ाम से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ रही है, गवर्नमेंट ने अवाम से 2000 बिलियन पैसा इकट्ठा किया और अपनी जरूरियात पूरी करने पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस पे, इन कामों पे खर्च कर दिया। लेकिन ड्यूरिंग दिस कंप्लीट प्रोसेस ये जो 2000 बिलियन पैसा इकट्ठा किया और खर्च किया गया, गवर्नमेंट ने कई तरह के और फंक्शन भी या और टारगेट भी अचीव कर लिए हैं। मसलन एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक काम गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये किया है कि इनकम को रीएलोकेट कर दिया है, यानी रिच पर्सन से ज्यादा आमदनी वाले तबके से पैसा लेकर लो इनकम पर, कम आमदनी वाले तबके पर खर्च कर दिया है। इसकी वेरी कॉमन एग्जांपल पाकिस्तान में आप इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर देख लें, गाड़ियों पे, प्रॉपर्टी पे टैक्स देख लें, आमतौर पे आपको यही नजर आएगा। मतलब पाकिस्तान में 4.5 लाख सालाना, 4.5 लाख को अगर आप डिवाइड करें तो रफली 36-37 हजार पर मंथ बनेगा। यानी पाकिस्तान में अगर कोई पर्सन 40 हजार पर मंथ से कम इनकम जनरेट करता है तो गवर्नमेंट उससे इनकम टैक्स कोई नहीं लेती। बाकी बहुत से टैक्सेस हैं लेकिन इनकम टैक्स उस पर कोई नहीं है। फिर 4.5 से 7.5 तक टैक्स है, 7.5 से ऊपर स्लैब्स इसी तरह बनी हुई हैं कि जिस शख्स की सालाना इनकम इस कैटेगरी में आती है उसने इतना टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स। बाकी टैक्सेस तो पे करने ही करने हैं। ओके, तो इनकम टैक्स की स्लैब्स का स्ट्रक्चर क्या है कि रिच पर्सन पे ज्यादा परसेंटेज है टैक्स की, लो इनकम पे कम है, और वेरी लो इनकम कैटेगरी में तो 0% टैक्स है, जो हमने कहा 4.5 लाख यानी 40,000 पर मंथ तक गवर्नमेंट कंसीडर करती है कि इस शख्स पे इनकम टैक्स का बर्डन नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट ये पैसा इकट्ठा करके सरकारी स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, कॉलेजेस पे खर्च करती है, वहां पे सब्सिडाइज्ड एजुकेशन और सब्सिडाइज्ड जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज दे रही है। यानी अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में फॉर एग्जांपल 30, 40 या 50 हजार की फीस पे इंटर में पढ़ना पड़ता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में 2000, 3000 या 4000 रुपए की फीस पे आप पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गवर्नमेंट इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है या एलोकेशन ऑफ इनकम को चेंज कर रही है। ये भी गवर्नमेंट टैक्सेस के जरिए जो है वो अचीव करती है। फिर तीसरा पॉइंट है रेगुलेटरी टारगेटेड रिलीफ फॉर इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक कंज्यूमर्स को या स्पेसिफिक आप कह लें इन्वेस्टर्स को टारगेटेड रिलीफ देना चाहती है, यानी ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, किसी खास कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने वालों को गवर्नमेंट रिलीफ दे देती है। मसलन ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो पॉलिसी आई है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोकली जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी, यहां पे मैन्युफैक्चर करेगी, उसके लिए कुछ टैक्सेस जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। इस तरह की और कई तरह की फेवर्स जो है वो बजट्स में आती रहती हैं कि फलां इन्वेस्टर पे टैक्स कम होगा, फलां इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा होगा। मसलन पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट टोबैको की इन्वेस्टमेंट पे, सिगरेट्स की इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पे टैक्स बढ़ाती जा रही है और दूसरी तरफ कम कर रही है। तो इस तरह का यानी रेगुलेशन इकोनॉमी की डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा इंसेंटिव है। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है वो
टैक्सेशन के जरिए इंसेंटिव या आप कह लें कुछ रायात जो है, रिलैक्सेशन अनाउंस कर देती है। मसलन पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बोनस स्कीम्स अक्सर चलती रहती हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने टारगेट्स सेट किए हुए हैं कि अगर आप सालाना इतनी अमाउंट की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, 5 बिलियन की, 10 की, 15 की, 50 की, तो गवर्नमेंट आपका जो ड्यू टैक्स बनता है, जिसको हमने पिछले टॉपिक में टैक्स रिबेट्स कहा था, मसलन आपका ड्यू टैक्स बनता है 5 बिलियन की प्रोडक्ट प्रोडक्शन पे, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपया, तो गवर्नमेंट उसमें 50% रिलैक्सेशन दे देगी। आप सिर्फ 2.5 करोड़ 2.5 जो है करोड़ जमा करवा दें, बाकी आपको रिलैक्स कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट इस तरह की रिलैक्सेशंस एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, रिटायर्ड फोर्सेस के पर्सन, सीनियर सिटीजन कैटेगरीज बना के गवर्नमेंट इस तरह की रिलैक्सेशंस भी अनाउंस करती रहती है। मसलन अगर एक कॉमन मैन जो है वो किसी से बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करता है या गवर्नमेंट के सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदता है, तो कॉमन मैन को जो उस पे इंटरेस्ट पेमेंट मुनाफे की शक्ल में मिलती है, उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है, प्रॉफिट टैक्स। लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं, 60 ईयर से अबव हैं, उनको गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया हुआ है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कैटेगरी में, तो उनके प्रॉफिट पे टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, प्रॉफिट टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट टैक्स जिसे कहा जाता है। तो इस तरह के बाद गवर्नमेंट कई इंसेंटिव्स भी जो है वो यूज करती है। फिर इसके अलावा कंट्रोलिंग है, डायरेक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये कंट्रोलिंग और रेगुलेशन जो है ये काफी हद तक आप कह लें ओवरलैपिंग है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको यूज इस तरह करते हैं कि रेगुलेशन जो है वो आमतौर पे गवर्नमेंट जब किसी कानून के जरिए या आप कह लें कि किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को खत्म करने के लिए या न्यू जनरेट करने के लिए कोई नई रेगुलेशन लेके आती है, तो उसको रेगुलेटरी सेंस में ले लिया जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट सिर्फ लोगों का स्लाइड सा बिहेवियर ही चेंज करना चाहती हो, मसलन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी पब्लिक जो है वो इंपोर्टेड गुड जरा कम यूज करना शुरू कर दें, तो आप इंपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट पे टैक्सेस लगाना शुरू कर देते हैं, या टैक्स पहले भी लगा हुआ है 10% है, आप उसे 20 कर देते हैं, 20 है आप उसे 30% कर देते हैं। तो इसके जरिए गवर्नमेंट जो है वो लोगों की कंजम्पशन डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है, यानी लोगों की हैबिट्स जो है वो फुली कंट्रोलेबल तो नहीं होती, लेकिन कम से कम अगर हर साल 10 बिलियन फलां प्रोडक्ट पे स्पेंड हो रहा था, तो गवर्नमेंट उसको कम करके 8 बिलियन पे, 7 बिलियन पे या 6 बिलियन पे ले आएगी। तो गवर्नमेंट आमतौर पे ये 5 फंक्शंस जो है ये टैक्सेशन के निज़ाम के जरिए जो है वो अचीव करती है। और देन नेक्स्ट हमारे पास छठे नंबर पे है रीपेमेंट्स ऑफ डेट, कि गवर्नमेंट जो है वो बाज़ औक़ात टैक्सेस की अमाउंट जो है या टैक्स से इकट्ठे होने वाली रकम जो है वो गवर्नमेंट अपने डेट्स को पे करने के लिए जो गवर्नमेंट ने कर्जे लिए हुए हैं, और अगेन अभी आज ही एग्जांपल डिस्कस हो गई कि गवर्नमेंट कंट्री के अंदर से भी बोरो करती है आम पब्लिक से, कंट्री के बाहर से IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी फ्रेंडली कंट्री से भी बोरो कर लिया जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट का टोटल डेट होता है, इंटरनल डेट है जो कंट्री के अंदर से गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है, एक्सटर्नल डेट है जो कंट्री के बाहर से गवर्नमेंट ने बोरो किया हुआ है। तो ये दोनों जो डेट है इंटरनल और एक्सटर्नल, इनको रीपे करने के लिए मसलन गवर्नमेंट ने आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले एक लोन लिया था और वो 2020 में मैच्योर हो रहा है या 2021 में, तो गवर्नमेंट ने इस साल बहुत बड़ी पेमेंट करनी होगी, उसने वो डेट रीपे करना है। तो हो सकता है इस साल गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस से इकट्ठा होने वाला पैसा जो है उसमें से 100, 200, 400 बिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो अपने डेट्स रीपे करने में यूज कर ले। तो ये ऑप्शन भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन के जरिए आप कह लें पूरे करती है। या तो ये टोटल 6 पॉइंट हैं। मेनली ज्यादातर बुक्स में पहले 5 हाईलाइट किए जाते हैं, डेट रीपेमेंट बाज़ औक़ात हाईलाइट की जाती है, बाज़ औक़ात नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टोटल ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टैक्स, टैक्सेशन या टैक्स होता क्या है, और उसकी जो फंक्शंस हैं और टैक्सेस के या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेस जो हैं वो क्या है। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टैक्स, या इसके लिए जो सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है दैट इज कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स कहा जाता है गाइडलाइंस को, कि टैक्स लगाते वक्त इकोनॉमिस्ट्स ने क्या गाइडलाइंस दी हैं कि जब भी गवर्नमेंट को टैक्स लगाने जा रही है, मतलब गवर्नमेंट ने प्लान किया हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे कि 5 मरले के प्लाट पे इतना टैक्स होगा, 10 मरले पे इतना होगा, 1 कनाल पे इतना, तो गवर्नमेंट को किस तरह टैक्स लगाना चाहिए।
अगर वो इन पॉइंट्स का, इन गाइडलाइंस का ख्याल रखेगी तो टैक्स सिस्टम गुड होगा। क्यों गुड होगा वो अभी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगाना चाहती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगाना चाहती है, गवर्नमेंट जो है वो व्हीकल्स पे, गाड़ियों पे टैक्स लगाना चाहती है, या कोई भी किसी भी किस्म का टैक्स है, गवर्नमेंट बिजनेस पे, कारोबार पे, मुनाफे पे टैक्स लगाना चाहती है। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी किस्म का जब टैक्स लगा रही है तो गवर्नमेंट को टैक्स लगाते हुए किन गाइडलाइंस को सामने रखना चाहिए, टैक्स के निजाम में क्या खूबियां होनी चाहिए। तो ये दोनों तीनों वर्डिंग्स के साथ ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम। अच्छे टैक्स के निजाम की खूबियां क्या हैं। 8 पॉइंट हैं इसमें टोटल। या फिर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, मैंने आपको कहा कि ज्यादातर ये क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल सिलेबस में भी, लोकल सिलेबस में भी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के नाम से जो है वो ज्यादा फेमस है और इसके साथ डिस्कस किया जाता है। ओके जी, देन बेसिक सेंस पहले जरा क्लियर करें। अ गुड टैक्स सिस्टम इज वन विच फुलफिल्स द मोस्ट ऑफ द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। टोटल हम यहाँ पे 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इन 8 में से जो टैक्स भी, मसलन प्रॉपर्टी टैक्स है, फर्ज करें वो 6 कैनन्स को फुलफिल कर रहा है, वेल्थ टैक्स है वो 7 या 8 कैनन्स को फुलफिल कर रहा है, तो जो टैक्स जितनी ज्यादा गाइडलाइंस को फॉलो करेगा उतना ही उसे अच्छा टैक्स या अच्छे टैक्स का निजाम समझा जाएगा। इट मस्ट यील्ड सफिशिएंट रेवेन्यू। देखें, टैक्स के निजाम में 2 खूबियां होनी चाहिए कि कम से कम इतना रेवेन्यू जनरेट कर दे कि गवर्नमेंट की नीड्स पूरी होना शुरू हो जाए, गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरे कर ले या गवर्नमेंट अपने टारगेट के मुताबिक पैसा इकट्ठा कर ले, बट कैन मिनिमम एग्रीगेट सेक्रीफाइस टू द पीपल। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी खूबी सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने इस साल 4,000 बिलियन इकट्ठा करना है तो अंधाधुंध आप टैक्स लगा दें और पैसा इकट्ठा कर लें। क्योंकि जब आप बेतहाशा टैक्सेशन करेंगे या आप कह लें कि इन गाइडलाइंस के बगैर ही टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि कोई फॉलो होती है या नहीं होती, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, तो फिर उसका नतीजा लोगों पे बर्डन बढ़ता चला जाएगा और उसके नतीजे के तौर पे इकोनॉमी में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और जब हमारी नेशनल इनकम या जीडीपी लेवल कम होगा तो फिर टैक्स का पैसा भी कम हो जाएगा। देखिए, टैक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी से आना है। जिस इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो करती चली जाएगी, जीडीपी लेवल, नेशनल इनकम लेवल बढ़ता जाएगा, उस इकोनॉमी में टैक्सेशन की कलेक्शन भी गवर्नमेंट की बेहतर हो जाएगी। और अगर इकोनॉमी आप ऐसे टैक्स का निजाम बनाते जा रहे हैं कि इकोनॉमी बढ़ने की बजाय उल्टा श्रिंक होना शुरू हो गई है, लोग कम इनकम जनरेट कर रहे हैं, लोगों पे बर्डन आ गया है, कारोबार श्रिंक हो रहे हैं, शट डाउन होना शुरू हो गए, तो ऐसे टैक्स के निजाम में गवर्नमेंट कहां से पैसा इकट्ठा करेगी। कोई पैसा कमाएगा तो टैक्स पे करेगा ना, इनकम होगी तो इनकम टैक्स होगा, गाड़ी बिकेगी तो गाड़ी पे टैक्स आएगा ना। गाड़ी नहीं बिक रही, पिछले साल के मुकाबले में कम गाड़ियां बिकी हैं, तो टैक्स की अमाउंट ज्यादा कहां से आ जाएगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि टैक्स के निजाम में 2 खूबियां होनी चाहिए। टैक्स का निजाम पैसे भी ज्यादा इकट्ठे कर दे गवर्नमेंट को ताकि गवर्नमेंट नीड भी पूरी हो जाए, और दूसरी साइड पे जो टैक्स का निजाम है वो इकोनॉमी में कम से कम रुकावटें पैदा करे, इकोनॉमी पे, लोगों पे बर्डन ना हो। अब ये कैसे मुमकिन है कि आप पैसा भी ज्यादा इकट्ठा कर लें, बर्डन भी कम हो? इसके कई तरीके हैं और उन तरीकों को ही हम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन या गाइडलाइन या प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम कहते हैं। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास नंबर 1, पहले नंबर पे इक्विटेबल। टैक्स का निजाम इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल को हम बुनियादी सेंस में कहते हैं अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू पे। ये जो पहले 4 पॉइंट हैं, टोटल 8 कैनन्स हैं, इनमें से जो पहले 4 पॉइंट हैं इनके लिए नोट कर लें, ये पहले 4 पॉइंट जो हैं ये कैनन्स ऑफ एडम स्मिथ भी कहलाते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ ने ये पहले 4 पॉइंट्स दिए थे। बाकी 4 जो हैं वो तो मिक्सचर हैं, कोई एक पॉइंट किसी का है, कोई एक किसी का, तो उनके नेम नहीं मेंशन किए जाते, लेकिन पहले 4 पॉइंट जो हैं ये एडम स्मिथ के हैं। तो ये आपने सेपरेट जो है वो अपने ज़हन में रखना है। क्वेश्चन तो पूरा 7 या 8 नंबर का है, लेकिन पास पेपर में ये एक दफा सिर्फ 5 नंबर का भी आया हुआ है। 1 नंबर की उसने डेफिनेशन टैक्स की पूछ ली और उसके साथ जो है उसने कहा जी एडम स्मिथ की सिर्फ 4 कैनन्स, पहली 4 कैनन्स जो है वो एक्सप्लेन कर दें। तो इस क्वेश्चन में आपने ये जरा थोड़ी सी तरतीब ज़हन में रखनी है कि पहले 4 पॉइंट एडम स्मिथ की कैनन्स या गाइडलाइंस कहलाती हैं और बाकी जनरल है। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो तमाम आप एक्सप्लेन कर दें।
ओके, तो एडम स्मिथ के मुताबिक सबसे पहला रूल टैक्स लगाते वक्त ये ज़हन में रखना चाहिए कि टैक्स जो है वो एबिलिटी टू पे के मुताबिक हो। यानी टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जिसकी एबिलिटी टू पे टैक्स ज्यादा है उस पे टैक्स का ज्यादा बोझ डाला जाए, और जिसकी एबिलिटी टू पे टैक्स कम है उस पे कम बोझ डाला जाए। यानी अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स लगाने जा रही है तो पाकिस्तान में ठीक है, इसको फॉलो किया गया है। इनकम टैक्स में 4.5 लाख तक जीरो टैक्स है, फिर उससे ऊपर स्लाइटली। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, एबिलिटी टू पे टैक्स भी बेहतर होती जा रही है, तो आप टैक्स भी ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। इसी तरह व्हीकल टैक्स है, उसमें भी आप देखेंगे कि अगर 600 सीसी गाड़ी है तो उस पर टैक्स बहुत कम है, 800 सीसी, फिर 1000। जैसे जैसे गाड़ी की पावर बढ़ती जा रही है, या दूसरे लफ्जों में कह लें गाड़ी एक्सपेंसिव होती जा रही है, टैक्स का रेट भी बढ़ता जा रहा है। यानी फॉर एग्जांपल जो पर्सन 12 लाख या 15 लाख की बेसिक व्हीकल खरीद रहा है उस पर टैक्स का बोझ कम रखा गया है, लेकिन जो 50 लाख की या 1 करोड़ की गाड़ी परचेज कर रहा है उस पर टैक्स का बर्डन जो है वो स्लाइटली हायर रखा गया है। तो इसलिए फर्स्ट गाइडलाइन जो है वो एडम स्मिथ के नजदीक के बेसिकली एबिलिटी टू पे टैक्स के अकॉर्डिंगली जो है वो टैक्स का बर्डन होना चाहिए। देन दूसरे नंबर पे है सर्टेनिटी। टैक्स के निज़ाम में दूसरी खूबी सर्टेनिटी या श्योरिटी या यकीन की है अबाउट पेमेंट एंड कंप्यूटेशन। यानी कि जो टैक्स पे करने वाला है आम कॉमन मैन है, किसी भी कंट्री का सिटीजन है, और जो टैक्स रिसीव करने वाला है यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल कह लें या गवर्नमेंट का जो इदारा है जैसे एफबीआर है, दोनों को क्लैरिटी और श्योरिटी होनी चाहिए टैक्स कैलकुलेशन के मेथड के लिहाज से, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के लिहाज से। यानी टैक्स की कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, टैक्स कहां डिपॉजिट करना है, कितना करना है, एनुअली का किस मंथ में डिपॉजिट होगा, इस तरह की प्रोसेस के मुतालिक जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में श्योरिटी और यकीन हो, डाउट वाली चीजें ना हो कि पता नहीं पेमेंट कब होनी है, पता नहीं टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट होता है, डाउट्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ अगर टैक्स के निजाम के बारे में डाउट्स हैं लोगों के जहन में किसी भी किस्म का, तो वो डाउट जो है वो फिर टैक्स पेमेंट्स को रिड्यूस कर देता है। पब्लिक के लिए भी ठीक नहीं है, गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन के लिए भी ठीक नहीं है। तीसरा पॉइंट या तीसरी गाइडलाइन है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस को अगर आप आम जुबान में ट्रांसलेट करें तो सहूलत या आसानी। टैक्स के निज़ाम में सहूलत और आसानी होनी चाहिए। यानी आप जितना टैक्स पे करने वाले को सहूलत मुहैया कर सकते हैं किसी भी सेंस में, आप उसे टाइम की बुनियाद पे सहूलत देना चाहते हैं, आप उसे पेमेंट जमा करवाने की बुनियाद पे सहूलत देना चाहते हैं। मतलब मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें हाईलाइट कर देता हूँ। मसलन आज से 8-10 साल पहले पाकिस्तान में टैक्स जमा करवाना इतना मुश्किल था। एक तो आपने टैक्स देना है, पे करना है, दूसरा सिर्फ पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही ये पैसा जमा हो सकता है और किसी बैंक में नहीं हो सकता था। अब ईयर एंड पे टैक्स पेमेंट का टाइम आ गया है, नेशनल बैंक के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, 200-200, 400-400 लोग लाइन में। एक तो वो बेचारे टैक्स दे रहे हैं, अपनी कमाई हुई आमदन में से रकम अदा कर रहे हैं, और दूसरा आपने उनको इतना मुश्किल प्रोसेस में डाला हुआ है। तो कन्वीनियंस, आसानी दें। अब आसान हो गया है, आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट से, इवन अब तो ये जैज कैश और ऑनलाइन पेमेंट्स के जरिए भी आप अपनी टैक्स पेमेंट्स कर सकते हैं। फिर एक और तरह की आसानी इसमें है, मसलन देखें कारोबारी लोगों पे पाकिस्तान में जो टैक्स है वो एनुअल है। यानी कारोबारी कोई भी बिजनेस है, कोई कारोबार है, पार्टनरशिप है, किसी भी किस्म का बिजनेस है, उसने एनुअल कैलकुलेशन करनी है अपनी इनकम की। साल के बाद एनुअल कैलकुलेशन होगी और जितनी उनकी सालाना इनकम बनेगी उस पर जो टैक्स का रेट अप्लाई होगा वो पे कर देंगे। लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स जो है वो मंथली डिडक्ट होता है, और ये उसकी आसानी के लिए बिल्कुल बेहतरीन फैसला है। क्योंकि देखें एक सैलरीड पर्सन की मसलन फर्ज करें मंथली इनकम है 1 लाख रुपया, अब अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन उसका टोटल टैक्स शायद 70-80 हजार के करीब बनता हो। अगर उसकी 12 लाख इनकम है शायद 50-60 हजार शायद बनता हो। ओके, वट एवर इज द अमाउंट, लेट अज्यूम उस पे 60 हजार पे टैक्स सालाना बनता है 12 लाख रुपए सालाना इनकम पे। अब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप उससे 12 महीने टैक्स ना लें और उसे कहें जी दिसंबर में अपनी टैक्स पेमेंट, या जुलाई में जो भी लास्ट मंथ है हमारा फिस्कल ईयर का, जून में अपनी टैक्स पेमेंट क्लियर करें। उस बेचारे की तो जून या दिसंबर की जिसमें वो टैक्स पेमेंट क्लियर करेगा उसकी तो आधी से ज्यादा सैलरी टैक्स में चली जाएगी, तो उसका वो महीना कैसे गुजरेगा। तो मच बेटर है आप उसे कन्वीनियंस दे दें कि आपका साल का टैक्स तो आपकी सैलरी की बुनियाद पर ही बनना है, तो आप हर महीने सैलरी में से 5-7 हजार जो है वो डिडक्ट करवाते जाएं। साल के एंड पे कैलकुलेट कर लेंगे कि आपने को 2-4 हजार अगर फालतू पे किया है तो वो रिफंड हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो आप बाकी जो रिमेनिंग है थोड़ा बहुत वो पे कर दें।
तो इस तरह की आसानियां, कन्वीनियंस, जितनी किस्म की कन्वीनियंस दी जा सकती है टैक्स पेयर को वो मैक्सिमम होनी चाहिए। देन इसके बाद फिर चौथा पॉइंट है इकोनॉमिकल। टैक्स का निज़ाम जो है वो आप कह लें इसको, अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसे कहा जाता है किफायत शारी, इन कलेक्शन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है उसमें किफायत शारी होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट कम से कम पैसा खर्च करके जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स अमाउंट है उसको कलेक्ट करे। यानी कि ये ना हो कि आप जो है वो टैक्स का निज़ाम इस तरह का बना दें कि मसलन गवर्नमेंट पूरे साल में पाकिस्तान में लेट अज्यूम 4000 बिलियन टैक्स का अमाउंट इकट्ठी करती है और उसमें से गवर्नमेंट का 500 बिलियन या 1000 बिलियन टैक्स इकट्ठा करने के निज़ाम पे ही खर्च हो जाए। तो टैक्स का तो असल मकसद था कि वो पैसा इकट्ठा होगा, गवर्नमेंट अपनी डिफेंस की नीड पूरी करेगी, पब्लिक पे खर्च करेगी, गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ पे पैसा खर्च करेगी, या फिर गवर्नमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे पैसा खर्च करेगी और अदर सेटअप होगा। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करने पे ही पैसा खर्च करती जा रही है तो अल्टीमेटली तो ये आप कह लेंगे एक तरह से टैक्स के निज़ाम का फेलुअर है। जो टैक्स के पैसे का जहां असल इस्तेमाल होना था वहां पर पैसा ही नहीं पहुंच रहा। तो ये 4 पॉइंट जो हैं कि टैक्स का निज़ाम इक्विटेबल होना चाहिए, उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, कन्वीनियंस आसानी होनी चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कम से कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट या टैक्स जो इकट्ठा किया जा सकता है वो इकट्ठा कर लिया जाए। देन नेक्स्ट हमारे पास फिर 5वें नंबर पे है प्रोडक्टिविटी फिस्कल एडुकेसी के जो टैक्स का निज़ाम है यानी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स का निज़ाम इतना वीक या लोअर भी ना सेट कर दे कि गवर्नमेंट के अखराजात ही कभी पूरे ना हो, गवर्नमेंट हर साल ही बेतहाशा बोरिंग करके ही अपनी नीड जो है वो पूरी करे। और दूसरा फिर प्रोडक्टिविटी का एंगल ये होता है फिस्कल एडुकेसी के साथ साथ कि जो टैक्स का निज़ाम है ये नेशनल इनकम या आउटपुट लेवल में इजाफे का बायस बने। ऐसा ना हो कि आप टैक्स का ऐसा निज़ाम बना दें कि लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें, लोग जो है वो मोर इनकम को बर्डन समझना शुरू कर दें, तो इस तरह का स्ट्रक्चर ना हो। देन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी किसी हद तक तो कन्वीनियंस से मैच करती है लेकिन इसमें डिफरेंस भी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है इलास्टिक इन नेचर विद टैक्स बेस्ड चेंजेस, यानी टैक्स के निज़ाम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हालात के मुताबिक वो निज़ाम चेंज हो सकता हो। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब इस साल आपकी इनकम 15 लाख रुपए है एनुअल इनकम, तो आप पे 15 लाख वाली कैटेगरी की स्लैब अप्लाई होगी, आपका टैक्स उतना बन जाएगा। अगले साल खुदा ना खास्ता किसी प्रॉब्लम, किसी क्राइसिस, किसी कारोबारी प्रॉब्लम की वजह से आपकी इनकम कम होके आ जाती है जी 9 लाख पे, तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स का रेट भी कम हो जाएगा। वो जरूरत ही नहीं है स्पेशल कैलकुलेशन की उसकी, आपने फिर कम टैक्स पे करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स देखें तो जनरल सेल टैक्स पाकिस्तान में नॉन फ्लेक्सिबल है। आप मार्केट जाकर 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीद लें तो उस पर भी 17% ही टैक्स लगा हुआ है, यानी 10 रुपए का 17% चार्ज हो जाता है। और आप 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट मार्केट से जाके खरीद लें या 1 लाख रुपए का एलईडी टीवी खरीद के ले आए, उस पर भी 17% ही टैक्स लगा हुआ है। तो जीएसटी पाकिस्तान में नॉन फ्लेक्सिबल है, यानी टैक्स की अमाउंट या उस प्रोडक्ट या उस जो जिस अमाउंट पे टैक्स लग रहा है वो किसी प्रोडक्ट की प्राइस भी हो सकती है, वो इनकम भी हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। जिस अमाउंट पे टैक्स लग रहा है उसको हम कहते हैं टैक्स बेस। तो टैक्स बेस के साथ अगर टैक्स का रेट चेंज नहीं हो रहा तो वो नॉन फ्लेक्सिबल है। आप कहते हैं जी 10% ही चार्ज होगा, वो 2 रुपए की चीज हो, 2 करोड़ की चीज हो, हमने 10% ही चार्ज करना है, तो ये नॉन फ्लेक्सिबल है। ऐसा टैक्स का निजाम नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रकम के साथ टैक्स बढ़े, रकम के साथ टैक्स कम हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टैक्स रेट्स में। फिर इसके बाद सिंपलिसिटी है। सिंपलिसिटी हम कहते हैं किसी चीज के सादा होने को, आसान होने को। सादा होने में सेंस ये है कि टैक्स का निजाम इतना सादा होना चाहिए कि अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन भी टैक्स का निजाम समझना चाहे कि वो कारोबार कर रहा है, पैसा कमाता है, मुनाफा कमाता है, उसे भी पता हो कि मेरा कितना मुनाफा है, मेरा कितना सेटअप है, मेरे साल की इनकम पे कितना टैक्स बनता है। अब पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम अगर आप देखें टैक्स का निजाम इतना पेचीदा है कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा शख्स भी अपनी एनुअल इनकम की रिटर्न फाइल जो है वो इजीली कर ही नहीं सकता। उसको भी जरूरत है कि वो किसी गाइडलाइन पे। देखिए ना, एक तो है कारोबार,
मसलन जिस तरह आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में आप कह लें सीए में हैं, तो वो तो ठीक है, बड़े कारोबार हैं, फर्म्स हैं, उनके ऑडिट होने हैं, फलां चीजें, वो तो ठीक है। लेकिन एक कॉमन मैन है, वो बेचारा सालाना इनकम लेता है, सैलरी है या छोटा मोटा बिजनेस करता है, उस बेचारे को मुसीबत बनी हुई है कि मैंने पता नहीं अपनी सेल कैसे कैलकुलेट करनी है, पता नहीं फलां क्या करना है, ऐसे कैसे होगा, ये क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। इतना निजाम फिलहाल पेचीदा है कि एक कॉमन मैन के लिए टैक्स पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो उसको समझ ही नहीं पाता टैक्स के निजाम को। वो फिर कभी एजेंट का सहारा लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कोई इलीगल तरीका अख्तियार करता है। अगर आप टैक्स का निजाम सादा कर दें, मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कल से लागू कर देती है कि जितना छोटा दुकानदार है पाकिस्तान में, जो आप कह लें सिंपल सी जिसे हम मोहल्ले का दुकानदार, छोटी मोटी दुकान है उसकी, कोई रेडी टाइप स्ट्रक्चर है, जो कोई कॉमन प्रोडक्ट बनाता है, बेचता है, या करियाना स्टोर वगैरह है, अगर लेट अज्यूम इस तरह की छोटी शॉप्स पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कल से अनाउंस कर दे जी सालाना फिक्स 5,000 रुपए टैक्स होगा, सालाना फिक्स 2,000 होगा, अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है, वो तो डिसीजन पे है। लेकिन अगर गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि दैट्स इट, आपने पूरे साल में ये 5,000, 10,000, 2,000 एक दफा जमा करवा देना है, रसीद आपको मिल जाएगी, पूरा साल ये आपका कंसर्न नहीं है, आपकी परेशानी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, मैंने किससे रिटर्न अपनी जमा करवानी, क्या इतना निजाम आसान हो जाएगा कि ये लाखों लोग जो फिलहाल ना टैक्स देते हैं, ना रिटर्न फाइल करते हैं, ना उस निजाम में आते हैं, वो तो इजीली जमा करवा देंगे। अगर फॉर एग्जांपल छोटा शॉपकीपर पूरे साल में 5 लाख रुपए कमा लेता है 50,000 की इनकम के हिसाब से, तो उसको क्या प्रॉब्लम है कि 5 लाख में से 5,000 रुपए टैक्स देके उसकी जान छूट जाए। लेकिन फिलहाल वो निजाम ही इतना मुश्किल है कि वो सिस्टम से डरा हुआ है कि पता नहीं मैं अगर इस सिस्टम में आ गया तो कल को पता नहीं कुछ चेक करने आ जाएगा, फलां चीज हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अब निजाम को सिंपल कर दें। और लास्ट पॉइंट फिर हमारे पास है डाइवर्सिटी, कवरिंग ऑल सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी। टैक्स के निजाम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आप इकोनॉमी में 22 करोड़ लोग हैं, 3-4 किस्म के बड़े शोबे हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, आप कुछ लोगों से टैक्स इकट्ठा कर रहे हो, बाकियों पे आपने टैक्स ही नहीं लगाया हो। मसलन अब पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी खराबी है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर पे टैक्स ना होने के बराबर है। टोटल जितना भी टैक्स पाकिस्तान में इकट्ठा होता है, लास्ट ईयर तकरीबन 3900 बिलियन का टारगेट था, 4,000 बिलियन, 4,000 अरब में से एग्रीकल्चर टैक्स सिर्फ 3% है। 4,000 का 3% आप कैलकुलेट कर ले, मेरे ख्याल ये 120 अरब रुपया शायद बनता है। तो टोटल 1,200 अरब शायद, ओके, 4,000 बिलियन में से नहीं 120 ही, तो 4,000 बिलियन में से जो है वो आप कह लें कि 120 अरब रुपया या 200 अरब रुपया बड़ी मुश्किल से जो है वो एग्रीकल्चर से इकट्ठा हुआ है। बाकी सबसे ज्यादा अमाउंट इंडस्ट्रियल सेक्टर से और मैन्युफैक्चरिंग से आई है। सर्विसेज में भी आधी सर्विसेज पे टैक्स है, आधी आधी से ज्यादा पे नहीं है, और जिन पे है उन पे भी कम है। तो अब स्ट्रक्चर किस तरह का बन गया पाकिस्तान में देखें, यानी हमारे मुल्क में जो 4,000 बिलियन टैक्स इकट्ठा होता है, इसका 70 से 80% तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और माइनिंग इन चीजों से आता है। बाकी हम एग्रीकल्चर और सर्विसेज से मिला के सिर्फ 10% या 15% इकट्ठा कर रहे हैं। यानी हमने, या आप कह लें इस मुल्क के निजाम में टैक्स जो है वो इक्वली या डाइवर्सिटी नहीं है उसमें, एक सेक्टर पे बेताशा बोझ है, एक सेक्टर पे बहुत कम बोझ है, तो इस तरह का प्रॉब्लम है। तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये टोटल 8 गाइडलाइंस हैं, टोटल ये क्वेश्चन भी 8 नंबर का ही आता है अगर कंप्लीट आ जाए तो, कि व्हाट इज द टैक्स। बाज़ औक़ात इसके साथ टैक्स की डेफिनेशन अटैच कर दी जाती है 2 नंबर की, या नहीं भी अटैच करता तो वो 8 नंबर का मेन क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम। अच्छे टैक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये 8 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दें। या फिर व्हाट आर दी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स का मतलब ही गुड टैक्सेशन की सेंस में है, गाइडलाइंस की, तो वो उसके साथ गुड टैक्स का नाम भी वर्ड यूज करे, सिंपली व्हाट आर दी फेमस कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, या व्हाट आर दी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट जो है वो नोट कर लें, आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ टैक्सेस का जो क्वेश्चन है ये 2 कैटेगरीज में है, यानी टाइप्स ऑफ टैक्सेस की हेडिंग 2 दफा रिपीट होती है। टोटल 5 कैटेगरीज हैं, लेकिन पहली 3 कैटेगरीज किसी और बुनियाद पे बनी हुई हैं, उसकी लॉजिक कुछ और है, और अगली 2 कैटेगरीज जो हैं वो किसी और आप कह लें सेटअप पे बनी हुई हैं। तो इसकी वजह से हम क्वेश्चन फॉर्मेट में दोनों ही टाइप्स ऑफ टैक्सेस पूछ लिया जाता है, लेकिन जो है इनकी लॉजिक जो है वो सेपरेट है।
इस वजह से पास्ट पेपर्स में भी आप देखेंगे कि पहली 3 टाइप्स या रिमेनिंग 2 टाइप्स में से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो बाय नेम पूछता है, यानी वो क्लियरली बता देता है कि वो पहली 3 टाइप्स में से कुछ पूछना चाह रहा है या दूसरी में से, उनका नेम ही पूछ लिया जाता है। तो खैर टोटल 5 कैटेगरीज होंगी। ओके, पहले नंबर पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स और स्ट्रक्चर, यानी टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह होगी, टैक्स की परसेंटेज या टैक्स की रेशो या टैक्स का रेट कैसे अप्लाई होगा, टैक्स का स्ट्रक्चर किस किस्म का है, अमाउंट के साथ टैक्स की रकम बढ़ेगी, कम होगी, कांस्टेंट रहेगी। इस बुनियाद पे ये 3 कैटेगरीज जो है वो बनाई गई हैं। टैक्सेस कैन बी कैटेगराइज्ड एज आइदर रेग्रेसिव, proportional or progressive, and this classification is made due to the different handling of the taxable base such as households income or business profit changes। सिंपली आप ये कह लें कि जिस रकम पर टैक्स लग रहा है, रकम के बढ़ने या कम होने के साथ टैक्स में किस किस्म का चेंज आएगा। अभी हम कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। बाज का टैक्सेस इस तरह के होते हैं कि रकम बढ़ती जाएगी, टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। बाज का टैक्स इस तरह के होते हैं कि रकम 2 रुपए या 4 रुपए या 10 रुपए है, जैसे अभी हमने जीएसटी की एग्जांपल की, टैक्स के रेट में कोई चेंज नहीं आना, जीएसटी 16 या 17% ही रहेगा, उसने चेंज कोई नहीं होना। और बाज का होता है कि टैक्स की अमाउंट बढ़ती चली जा रही है और टैक्स का रेट पहले से भी कम होता जा रहा है। तो ये टोटल 3 कैटेगरीज बनती हैं। अब वन बाय वन जरा इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स अंडरस्टैंड कर लें। पहली कैटेगरी है रेग्रेसिव टैक्स। रेग्रेसिव का वर्ड हम आमतौर पे नेगेटिव सेंस में, रिवर्स सेंस में यूज करते हैं। अ टैक्स वेयर लोअर इनकम एंटिटीज पे अ हायर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम देन द हायर इनकम एंटिटीज। जहां पर ज्यादा इनकम या ज्यादा अमाउंट वाले लोग कम टैक्स पे करें और कम अमाउंट वाले ज्यादा टैक्स पे करें, इसको कहा जाता है रेग्रेसिव टैक्स। या इसको इन अदर वर्ड आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, एज अमाउंट इंक्रीजेस टैक्स रेट डिक्रीजेस। जैसे जैसे रकम बढ़ती चली जाएगी, टैक्स का रेट कम होता चला जाएगा। मसलन 10 लाख रुपए पे फॉर एग्जाम्पल 10 लाख पे जो है वो फॉर एग्जाम्पल 5% टैक्स है, और अगर अमाउंट जो है वो 20 लाख हो जाए तो 4% टैक्स है, और अगर अमाउंट जो है वो 50 लाख हो जाए तो 1% टैक्स है। अमाउंट बढ़ती जा रही है और टैक्स का रेट जो है वो पहले से भी कम होता जा रहा है, यानी रकम बढ़ रही है, टैक्स का रेट कम हो रहा है। इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर जो है इसको रेग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। और रेग्रेसिव टैक्स की बेहतरीन एग्जांपल पाकिस्तान में अगर आप लें तो इन्वेस्टमेंट टैक्स जो है, यानी पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट ने किसी इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगाया हुआ है कि फर्ज करें आप कपड़े के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या आप गाड़ियों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पे जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो आमतौर पे रेग्रेसिव लगाया जाता है। यानी गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई कारोबारी शख्स 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करता है तो फॉर एग्जांपल हम उससे 10% टैक्स लेंगे, लेकिन अगर वो 5 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो हम उससे 5% टैक्स लेंगे, और अगर वो 20 करोड़ इन्वेस्ट कर देता है तो हम उससे टैक्स ही नहीं लेंगे या सिर्फ 1% टैक्स चार्ज कर देंगे। यानी जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट की रकम बढ़ती चली जाएगी, गवर्नमेंट उस इन्वेस्टमेंट पे जो टैक्स चार्ज करेगी वो कम से कम होता चला जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है कि रकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और टैक्स कम हो रहा है, इसको कहा जाता है रेग्रेसिव टैक्स। गवर्नमेंट का टारगेट ये होता है कि इसकी वजह से लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली चाहती है कि इकोनॉमी में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो, प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी लेवल बढ़े, लोगों को रोजगार मिले। तो गवर्नमेंट टारगेट वो अचीव कर रही है, कुछ ना कुछ टैक्स का पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है इन्वेस्टर को ताकि वो जिसने 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है वो 11 कंसिडर कर ले, जिसने 11 करोड़ इन्वेस्ट करना है वो 12 पे चला जाए। यानी लोग कोशिश करें कि मैं ज्यादा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करूं तो मुझे टैक्स रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ऐसे टैक्सेस को रेग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। आमतौर पे इन्वेस्टमेंट पे इस तरह के टैक्सेस लगते हैं। फिर एक्सपोर्ट्स पे भी, कि अगर आपने 2 अरब की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की है तो आपसे फर्ज करें 10% उस अमाउंट का टैक्स लिया जाएगा, लेकिन अगर आप 5 अरब की एक्सपोर्ट कर दें तो हम आपसे कम टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे कंट्री की एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्टर को भी फायदा हो जाएगा कि वो ज्यादा प्रोडक्ट बेचेगा, टैक्स रिलैक्सेशन भी उसे मिल जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स पे आमतौर पर रेग्रेसिव टैक्स होते हैं।
नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल टैक्स, या इसको परसेंटेज टैक्स भी कह दिया जाता है, कुछ बुक्स में इसे फ्लैट टैक्स भी कह दिया जाता है। फ्लैट टैक्स, परसेंटेज टैक्स या प्रोपोर्शनल टैक्स, a tax where everyone regardless of income pays the same fraction of income या amount, यानी अमाउंट या इनकम से इसका कोई तल्लक नहीं है। मसलन पाकिस्तान में जीएसटी इस कैटेगरी में है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस वक्त 16% जीएसटी है, 16%। आप बाजार जाकर 10 रुपए का बिस्किट खरीद लें, उस पर भी 16% है, यानी 10 में से 1.6 रुपीज टैक्स में चले जाएंगे। आप बाजार जाएं 10,000 रुपए का सेलफोन परचेज कर लें, उस पर भी 16% ही है। अमाउंट साफ जाहिर है, 10,000 का 16% ज्यादा बनेगा, 1,600 रुपए बन जाएंगे, लेकिन परसेंटेज चेंज नहीं आ रहा, परसेंटेज 16% ही है। आप 1,00,000 रुपए का एलईडी टीवी खरीद लें या सेलफोन खरीद लें, उस पर भी 16% ही टैक्स है। तो टैक्स, जीएसटी की बात कर रहा हूं, तो जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स पाकिस्तान में जो है वो प्रोपोर्शनल टैक्स है, फ्लैट रेट टैक्स है। बाज़ औक़ात कुछ टैक्सेस इस कैटेगरी में भी होती हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको कोट कर दी कि जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान जो है वो फ्लैट रेट या प्रोपोर्शनल टैक्स है। ओके, थर्ड कैटेगरी प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव का वर्ड जो है वो अमाउंट बढ़ने के साथ साथ टैक्स का रेट भी प्रोग्रेस करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए इसे प्रोग्रेसिव कहा जाता है। अ टैक्स वेयर हायर इनकम एंटिटीज पे अ हायर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम देन लोअर इनकम एंटिटीज, यानी ज्यादा रकम वाले लोग ज्यादा टैक्स देंगे परसेंटेज में, और कम अमाउंट वाले कम टैक्स पे करेंगे। इस सेंस में भी आप ले सकते हैं। दूसरी वर्डिंग इसके लिए आप लिख सकते हैं कि एज अमाउंट इंक्रीजेस या एज टैक्स बेस इंक्रीजेस द परसेंटेज या रेट ऑफ टैक्स आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे टैक्स बेस इंक्रीज करती चली जाती है तो टैक्स का रेट या परसेंटेज भी इंक्रीज करती चली जाती है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये इस कैटेगरी में लगे हुए हैं। व्हीकल टैक्स वो भी इस कैटेगरी में है। यानी कि अगर जैसे अभी हमने इनकम टैक्स की एग्जांपल की कि अगर आपकी सालाना 4.5 लाख इनकम है, टैक्स का रेट 0%, 7.5 लाख है, टैक्स का रेट 2%, 10 लाख इनकम है, टैक्स का रेट फॉर एग्जांपल 5%, अमाउंट और बढ़ती है 15 लाख, टैक्स का रेट 6-7%। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स की परसेंटेज भी बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह व्हीकल्स पे हमने एग्जांपल की, प्रॉपर्टी पे मतलब पाकिस्तान में 3 मरले या इससे छोटे घर पे कोई टैक्स नहीं है, 5 मरले पे टैक्स है, 6 पे उससे ज्यादा, 10 मरले पे, फिर 1 कनाल। जैसे जैसे प्रॉपर्टी का साइज बढ़ता चला जाता है टैक्स की परसेंटेज या रकम, प्रॉपर्टी पे तो परसेंटेज नहीं है वह रकम है, लेकिन आप कह लें अगर 5 मरले पे फर्ज करें 2,000 रुपए टैक्स है तो 6 मरले पे जो है वो 3,000 रुपए टैक्स है। फिर इसी तरह 7, 8, 9, 10 मरले पे फिर 1 कनाल पे शायद 15,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो। लेकिन जैसे जैसे अमाउंट या प्रॉपर्टी का साइज बढ़ता जाएगा टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे तमाम टैक्सेस को जो है वो प्रोग्रेसिव कहा जाता है। देखिए मैंने इन तीनों की एग्जांपल इसलिए आपको एक एक दो एग्जांपल कोट कर दी हैं कि ये विद एग्जांपल ही आप कोट किया करें, उसके बगैर वर्थ नहीं है। ये मैं आपको शुरू से कहता आया हूं कि इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन विद एग्जांपल विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए रेग्रेसिव टैक्स, अमाउंट बढ़ेगी, टैक्स का रेट कम होता चला जाएगा, परसेंटेज ऑफ टैक्स कम होती चली जाएगी। प्रोपोर्शनल या फ्लैट रेट टैक्स, अमाउंट बढ़ जाए अमाउंट कम हो जाए, परसेंटेज ऑफ टैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे जैसे टैक्सेबल अमाउंट या अमाउंट रकम बढ़ती जाएगी, वो इनकम की रकम हो, गाड़ी की कीमत हो, घर की कीमत हो, जैसे जैसे रकम अमाउंट बढ़ती चली जाएगी टैक्स की परसेंटेज भी प्रोग्रेस करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो दीज आर दी 3 फर्स्ट कैटेगरीज। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 से 6 नंबर का है कि 3 जो है वो टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनको जो है वो डिफाइन कर दें। इसके बाद हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में है जो है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे इन तीनों के, कि अगर रेग्रेसिव टैक्स कंट्री में ज्यादा लगते हैं तो इसके फायदे नुकसान क्या हैं, प्रोपोर्शनल या फ्लैट रेट हैं तो उसके फायदे नुकसान क्या हैं। जी फहद, क्या क्वेश्चन है भाई आपका? आप इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल दी थी उसमें रिग्रेसिव टैक्स में। जी जी। सर प्रॉपर्टी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है? नहीं 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 नहीं, प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कंसीडर होती है किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, यानी कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है,
प्रॉपर्टी परचेजिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं। हम उसे कह देते हैं जी मैंने इन्वेस्ट किया है, 10 प्लाट खरीद लिए हैं, वो जाती लेवल पे इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज होता है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है, आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ जाएं तो यही रूल अप्लाई होगा जो रेग्रेसिव टैक्सेशन का है। राइट सर। तो सर ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो कि फॉरेन कंट्रीज नहीं में? नहीं, दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में। पाकिस्तान में तो आप ये समझ लें कि अभी हम टैक्स के निजाम में बहुत पीछे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में तो इससे भी इवन बेटर है। यहां पर तो शायद हो सकता है कि 2 3 4 कैटेगरीज पे वो अप्लाई हो रहा हो। डेवलप्ड कंट्रीज में तो ईच एंड एवरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाता है। तो तकरीबन दुनिया में टैक्स के निजाम इसी तरह के हैं। कुछ कंट्रीज में हमसे बेहतर है, कुछ में हमसे वर्स है, लेकिन मेन गाइडलाइंस यही हैं जो रिकमेंडेशन में कैनन्स में हमने की हैं। राइट सर। ओके जी, देन आज के लिए सफिशिएंट है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल के लेक्चर में इससे आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पहले तो हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करेंगे इसी टैक्सेशन टाइप्स के। उसके बाद फिर अगली 2 टाइप्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसकी बेस कुछ और है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ओके जी, इनको टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करें। कोई इनमें डाउट या प्रॉब्लम हो तो कल लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह।